हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्निंग हिमाचल। लर्निंग हिमाचल के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज के सेशन में हम मॉडर्न हिस्ट्री के कुछ और एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द इंडियन इंडिपेंडेंस लीग 1907 वाज फाउंडेड बाय हुम इन यूएसए। यूएसए में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग 1907 में किसने इस्टेब्लिश की या फाउंड की? आपके पास ऑप्शन है तारकनाथ दास, राजा महेंद्र प्रताप, सुभाष चंद्र बोस, रास बिहारी बोस। ठीक है, तो इंडियन इंडिपेंडेंस लीग एक रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन थी। ठीक है, तो अगर हम थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाके देखें तो 1907 के आसपास में क्या चल रहा है आपका। 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल हो चुका है ना। और उसके बाद आपका स्वदेशी मूवमेंट भी बहुत अच्छे से चला, लेकिन एंड में स्वदेशी मूवमेंट भी फिजल आउट हो गया, डाइड आउट हो गया। ठीक है, और उसके बाद आपकी सूरत स्प्लिट इंडियन नेशनल कांग्रेस में चल रही है ना। कन्फ्लिक्ट चल रहा है इंडियन नेशनल कांग्रेस में, किसमें किसमें, मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट्स में। ठीक है, अब ये एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी जो थी उसका बाई प्रोडक्ट क्या निकल के आया? रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़। जो कहाँ कहाँ पे हो रही हैं रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़? अब इंडिया में भी रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ हो रही है और आपके अब्रोड में भी रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ हो रही हैं। इंडिया में हम बात करें तो बंगाल में आपका अनुशीलन ग्रुप बहुत फेमस था। आपके महाराष्ट्र में मित्र मेला जैसी ऑर्गेनाइजेशन जो रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ कर रही थी। अब ऐसे ही अब्रोड में 1907 में इस्टेब्लिशमेंट होती है इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की। ये एक रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन थी जिसकी इस्टेब्लिशमेंट किसने की थी? तारकनाथ दास जी ने। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपके पास ऑप्शन नंबर ए, तारकनाथ दास जी। ठीक है, तो इनका एम क्या था कि ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में ये फाइट करेंगे, है ना, इंडिया के इंडिपेंडेंस के लिए। तो 1907 की बात, ये यूएसए में। ठीक है, अब हमें ध्यान में क्या रखना है, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन में जो आपका डी ऑप्शन है, रास बिहारी बोस जी, उन्होंने भी एक इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की इस्टेब्लिशमेंट की थी। अब ये इंडियन इंडिपेंडेंस लीग जो रास बिहारी बोस ने फाउंड की थी, ये 1942 में उन्होंने जापान में फाउंड की थी। ठीक है, और बाद में उसको किसने ज्वाइन किया था? आपके सुभाष चंद्र बोस जी ने। ठीक है, तो हमें ध्यान में रखना है कि जो सूरत स्प्लिट के आसपास की जो इंडियन इंडिपेंडेंस लीग है और जो यूएसए की है 1907 की, उसके फाउंडर थे आपके तारकनाथ दास जी। और 1942 में जो फाउंड हुई थी जापान में आपकी, उसके फाउंडर थे आपके रास बिहारी बोस जी। और बैकग्राउंड भी बिल्कुल ध्यान में रखना है कि ये एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी का ही एक बाई प्रोडक्ट था। ठीक है, इसके अलावा इंडियन इंडिपेंडेंस लीग ये 1907 जो तारकनाथ दास जी से एसोसिएटेड है, इन्होंने एक फ्री हिंदुस्तान करके इनका वर्क जो है, इसके बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इतनी जो चीज़ें हैं इस क्वेश्चन के बारे में हमको ध्यान में रखनी है। ठीक है, हमारे पास हमारा अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूज़पेपर वाज पब्लिश थे? तो आपके पास ऑप्शन है यंग इंडिया, इंडियन ओपिनियन, सत्याग्रह, हरिजन, नवजीवन। तो सत्याग्रह जो है ये तो कोई था ही नहीं, तो जिस जिस ऑप्शन में आपके पास 3 आ रहा है वो एलिमिनेट है, हो जाएगा आपका। ठीक है, 1, 2, 4 एंड 5 ये सारे के सारे इससे एसोसिएटेड कौन है? एम के गांधी जी। ठीक है, अगर हम यंग इंडिया की बात करें, यंग इंडिया, ठीक है, तो ये एक वीकली न्यूज़पेपर था जिसका पब्लिश होता था इंग्लिश में। लेकिन अगर आपसे कहीं आपने कहीं कहीं किसी किसी क्वेश्चन में हो सकता है आपने लाला लाजपत राय के बारे में भी पढ़ा हो, उनकी एसोसिएशन भी थी। अब जो फाउंडर थे आपके यंग इंडिया के, ये फाउंडर थे इसके लाला लाजपत राय जी। लेकिन बाद में महात्मा गांधी ने इसको पब्लिश करना किया 1916 से। ठीक है, तो ये पब्लिश किस में होती थी, कौन सी लैंग्वेज में? आपकी इंग्लिश लैंग्वेज में। तो यंग इंडिया के बारे में हमने 2 पर्सनालिटीज़ का एसोसिएशन देख लिया, किसका किसका? लाला लाजपत राय जी का और आपके महात्मा गांधी जी का। ठीक है, तो अगला था आपका इंडियन ओपिनियन। अब इंडियन ओपिनियन जब महात्मा गांधी जी आपके साउथ अफ्रीका में थे और वहाँ पे इंडियंस के राइट्स के लिए फाइट कर रहे थे, आपके उनके साथ जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था उसके अगेंस्ट में वॉइस को रेज कर रहे थे, तो वहाँ पर उन्होंने इंडियन ओपिनियन जो है 1904 से स्टार्ट किया न्यूज़पेपर। उन्होंने इसको एज अ पॉलिटिकल टूल अपना यूज़ किया। ठीक है, तो ये इंडियन ओपिनियन जो है आपका न्यूज़पेपर, ये आपका
इंग्लिश में जो है पब्लिश होता था, ठीक है। तो 2 के बारे में हम दे चुके हैं। अब हरिजन की बात करें तो हरिजन वीकली न्यूज़पेपर जो आता था आपका, ये अनटचेबल के अपलिफ्टमेंट के लिए जो महात्मा गांधी के एफर्ट थे, तो इन्होंने 1833 से हरिजन वीकली जो है वो स्टार्ट की थी आपकी, है ना। और इसका पब्लिशन जो होता था 3 लैंग्वेजेस में होता था, हिंदी में, इंग्लिश में और गुजराती में, ठीक है। नवजीवन की बात करें तो नवजीवन की स्टार्टिंग हुई थी 1919 के अराउंड में, और 1919 के अराउंड में आप देखेंगे कि आपका नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चला, उसके बाद आपका सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चला, इंडिविजुअल सत्याग्रह चला। तो इसमें इस नवजीवन में महात्मा गांधी के जो पॉलिटिकल आइडियाज़ थे उनको बताया जाता था, उसमें महात्मा गांधी के सत्याग्रह के कॉन्सेप्ट के बारे में बताया जाता था, ठीक है। तो नवजीवन जो आपका न्यूज़पेपर था, ये कौन कौन से लैंग्वेज में पब्लिश होता था, तो ये आपका होता था हिंदी में और आपका गुजराती में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि ये जो वीकली थी ये कौन सी लैंग्वेज में पब्लिश होती थी, ठीक है। तो ये भी हमें पता होना चाहिए, और इनके बारे में जो जो चीज़ें हमें पता होनी चाहिए वो भी हमने डिस्कस कर ली हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपके पास क्या बना, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सैडलर कमीशन। सैडलर कमीशन के बारे में क्वेश्चन है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट वाज द फर्स्ट कमीशन टू रिव्यू फ्रॉम स्कूल एजुकेशन टू यूनिवर्सिटी एजुकेशन। एंड सेकंड स्टेटमेंट, it provided for secondary and intermediate education to be controlled by a board of secondary education। अच्छा, तो सैडलर कमीशन की अगर हम बात करें तो ईयर कौन सा है इससे रिलेटेड, 1917 में सैडलर कमीशन जो आया था। एंड इन्होंने क्या कहा कि लेवल के ऊपर हमें एजुकेशन को इम्प्रूव करना है, तो उसके लिए इंटरमीडिएट लेवल पर जो एजुकेशन दी जा रही है उसमें इम्प्रूवमेंट करना होगा, ठीक है। तो इन्होंने इंटरमीडिएट लेवल पे जो एजुकेशन है उसके ऊपर फोकस किया, ठीक है। तो सैडलर कमीशन के बारे में अगर हम और बातें ध्यान में रखें तो सैडलर कमीशन ने ये कहा कि डायरेक्टली यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन की जगह पर, मतलब मैट्रिक से डायरेक्टली यूनिवर्सिटी में ना जाकर इंटरमीडिएट लेवल पर फोकस करना चाहिए। और उसके लिए इन्होंने स्पेशल बोर्ड, इंटरमीडिएट लेवल को जो कंट्रोल करे, इंटरमीडिएट लेवल की एजुकेशन को कंट्रोल करे, एक स्पेशल बोर्ड का भी इन्होंने सजेशन दिया। और इसके अलावा एक स्पेशल कमेटी बने जो यूनिवर्सिटी लेवल पर टीचर्स को सेलेक्ट करे, ठीक है। तो आपके पास जो फर्स्ट कमीशन यही था, सैडलर कमीशन, आपके पास फर्स्ट स्टेटमेंट भी करेक्ट है, एंड आपके पास सेकंड स्टेटमेंट ये भी सैडलर कमीशन के बारे में बिल्कुल करेक्ट है। इसके अलावा सैडलर कमीशन ने और क्या कहा कि जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको एज अ सेंट्रलाइज्ड यूनिट जो है वो काम करना चाहिए, ठीक है। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट्स हमारे पास बिल्कुल करेक्ट हैं। तो हमारे पास ऑप्शन, राइट ऑप्शन क्या बन गया इस क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। सैडलर कमीशन के बारे में, इंटरमीडिएट लेवल के बारे में जब भी बात आए तो सैडलर कमीशन बिल्कुल ध्यान में आ जाना चाहिए, ठीक है। इसको ही एक और बाद में सैडलर कमीशन को ही पॉपुलरली क्या कहा जाता है, आपका कैलकाटा यूनिवर्सिटी कमीशन, ठीक है। तो ये भी हमको इसके बारे में बिल्कुल ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इंडियन सिविल लिबर्टीज यूनियन was established by Jawaharlal Nehru। and second statement क्या है, National Planning Committee was first set up by Subhash Chandra Bose and chaired by Jawaharlal Nehru। तो देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है आपकी कि इंडियन सिविल लिबर्टीज़ यूनियन, इसकी इस्टेब्लिशमेंट की थी जवाहरलाल नेहरू ने। अगर हम सेकंड स्टेटमेंट के बारे में थोड़ा सा डिटेल में जानने की कोशिश करें तो नेशनल प्लानिंग कमेटी, इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1938 में। कब हुई थी, 1938 में। और किसने इसकी इस्टेब्लिशमेंट की थी, आपके SC बोस ने, ठीक है। और चेयर किसने किया था, तो आपके जवाहरलाल नेहरू ने, मोतीलाल नेहरू के साथ में प्लीज़ इसको कंफ्यूज नहीं करेंगे, JL नेहरू इसके चेयरमैन थे, ठीक है। अब इसका जो क्या इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था नेशनल प्लानिंग कमेटी का, तो ये बात कर रही थी आपके सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में कंट्री में।
पीपल के अपलिफ्टमेंट के बारे में, उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को रेज करने के बारे में बात कर रही है। सबसे पहले कंट्री में सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग की बात अगर की जाती है तो सबसे पहला इनिशिएटिव ही यही था, नेशनल प्लानिंग कमेटी का ही, है ना। तो सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग की बात इन्होंने कही, इकोनॉमिक प्लानिंग की बात इन्होंने कही, इन्होंने ही इस बारे में कहा कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर फोकस करना चाहिए, रूरल डेवलपमेंट होना चाहिए, कॉटेज इंडस्ट्रीज होनी चाहिए, है ना। तो जैसे आज की डेट में अगर हम देखें, अब जैसे प्री इंडिपेंडेंस से पहले पहला इनिशिएटिव सेंट्रलाइज प्लानिंग का कौन सा था, ये नेशनल प्लानिंग कमेटी 1938, ठीक है। इसके बाद आफ्टर इंडिपेंडेंस देखें तो हमारी कंट्री में क्या इस्टेब्लिश किया जाता है, 1950 में, मार्च 1950 में प्लानिंग कमीशन की इस्टेब्लिशमेंट होती है। उसके बाद 5 ईयर प्लान्स आपके चलते हैं, है ना, डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स के साथ में, जो एग्रीकल्चर को फोकस करते हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन को फोकस करते हैं। और आज की डेट की अगर हम बात करें तो अब क्या आ गया है, प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके नीति आयोग, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में दोनों की दोनों स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे पास करेक्ट आंसर है, करेक्ट स्टेटमेंट बतानी थी, ठीक है। तो इतनी बातें हमें नेशनल प्लानिंग कमेटी के बारे में भी ध्यान में रखनी है। अब हमारे पास आज का लास्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन कंटेक्स्ट विद चार्टर्ड एक्ट ऑफ 1813 के चार्टर्ड एक्ट की बात की गई है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है, मैनी ऑफ द प्रोविजंस ऑफ चार्टर्ड एक्ट ऑफ 1813 वर गाइडेड फॉर मेकिंग अ सोशल बेस इन इंडिया, सोशल बेस इन इंडिया। अच्छा, सेकेंड स्टेटमेंट है, चार्टर्ड एक्ट ऑफ 1813 एंडेड द मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन ट्रेड एक्सेप्ट फॉर टी एंड ओपियम। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रही है आपकी, 1813 के चार्टर्ड एक्ट की अगर हम बात करें तो उसमें मेन प्रोविजंस क्या थे। सबसे पहले तो हमें ध्यान में रखना है कि 1 लाख एजुकेशन के लिए फंड रखा गया था, बट वो रखा का रखा ही रह गया, उसका यूज़ जो है वो एज सच कुछ हुआ नहीं, ठीक है। लेकिन प्रोविज़न था, फर्स्ट टाइम ऐसा कोई प्रोविज़न एजुकेशन के लिए 1813 के एक्ट में ब्रिटिशर्स की तरफ से आया, ठीक है। उसके अलावा क्रिश्चियन मिशनरीज़ को इंडिया में अलाउ कर दिया गया कि आप इंडिया में आइए, अपने क्रिश्चियनिटी को, अपने रिलीजन को प्रमोट करिए। उसकी परमिशन जो है 1813 के एक्ट में दे दी गई, ठीक है। तो 2 कंडीशंस हमने देख ली। इसके अलावा ईस्ट इंडिया कंपनी की जो आपके पास में ट्रेड मोनोपोली थी उसको एंड किया गया, लेकिन चाइना के साथ टी में ट्रेड को अभी तक एंड नहीं किया गया इसमें। तो ओपीएम के बारे में तो कहीं पे भी नहीं है। टी के बारे में होती स्टेटमेंट तो करेक्ट थी, लेकिन ओपीएम के बारे में बिल्कुल नहीं है, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है आपकी सेकंड वाली। तो जो फिर कंप्लीटली एंड कब किया गया ट्रेड मोनोपोली को अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी के, तो ये नेक्स्ट जो चार्टर्ड एक्ट आया 1833 का, उसमें कंप्लीटली ईस्ट इंडिया कंपनी की ट्रेड मोनोपोली को एंड कर दिया गया था। और 1833 के एक्ट को ही क्या कहा जाता था, हेलेना एक्ट कहा जाता था। 1833 के, 1813 की बात नहीं हो रही है, 1833 की बात हो रही है। तो अगर 1813 के एक्ट की बात करें तो उसके हिसाब से आपके पास सेकंड स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है और फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो आपकी करेक्ट है। तो आपके पास राइट ऑप्शन क्या बन गया इस क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। इतने पॉइंट्स जो हैं हमें 1813 के 2-3 ही पॉइंट थे, तो वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं। हमें इन सभी पॉइंट्स को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो आज के सेशन में हम इतने ही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अब मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।